Hello everyone, this is Ashish. You are watching Legal Ace, and in this particular video, we are going to understand some sections of Chapter 2 of Indian Penal Code 1860. तो बेसिकली चैप्टर 2 जो बात करता है वो करता है जनरल एक्सप्लेनेशंस की। जनरल एक्सप्लेनेशन का मतलब कि जो भी इस पर्टिकुलर कोड में जितने भी वर्ड्स यूज़ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनको हम किस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, क्या उनका मतलब होगा, किस सेंस में यूज़ करेंगे, वो चैप्टर 2 बताता है। तो बेसिकली चैप्टर जो 2 है उसका सेक्शन 6 बताता है। सबसे पहले जो बात करता है वो कि जितनी भी डेफिनेशंस हम किसी भी ऑफेंस की पढ़ेंगे या किसी भी पीनल प्रोविज़न की पढ़ेंगे या किसी भी एक्सप्लेनेशंस की पढ़ेंगे, तो उनको हम एक सर्टेन एक्सेप्शंस हैं उनको जो है ध्यान में रखकर पढ़ेंगे। जो जनरल एक्सेप्शंस चैप्टर 4 में हैं उन एक्सेप्शंस को हम साथ में पढ़ेंगे हर एक प्रोविज़न के साथ, चाहे वो डेफिनेशन हो किसी ऑफेंस की, चाहे वो पीनल प्रोविज़न हो या कोई भी इलस्ट्रेशन हो, कोई भी एक्सप्लेनेशन हो, कोई भी कुछ भी हो। इस इंडियन पिनल कोड में कुछ भी चीज़ अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें उनको एक्सेप्शंस के साथ पढ़ना होगा। अगर कोई एक्सेप्शन है तो वो एक्सेप्शन जो भी उसमें उस पर्टिकुलर ऑफेंस के डेफिनेशन पर लागू होगा, उसके पीनल प्रोविज़न पर लागू होगा। तो बेसिकली सेक्शन 6 यही कहता है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं सेक्शन 6 क्या कह रहा है। सेक्शन 6 कह रहा है कि डेफिनेशंस इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस। देखो जैसा मैंने कहा कि जो चैप्टर 4 में जितने भी एक्सेप्शंस, जनरल एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, उन सभी को ध्यान में रखकर ही हर एक डेफिनेशन को हमने पढ़ना है, हर एक पीनल प्रोविज़न को हमने पढ़ना है, हर एक इलस्ट्रेशन को हमने पढ़ना है, हर एक एक्सप्लेनेशन को हमने पढ़ना है। तो क्या बोलता है सेक्शन 6? सेक्शन 6 कह रहा है थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, every penal provision and every illustration of every such definition and penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled General Explanations, though those exceptions are not repeated in such definition, penal provision or illustration. सेक्शन 6 बेसिकली सिंपल छोटा सा सिर्फ यही कहने की कोशिश कर रहा है कि जितने भी ऑफेंसेस की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे या उनका पीनल प्रोविज़न पढ़ेंगे, पीनल प्रोविज़न मतलब कि हर एक ऑफेंस के लिए क्या क्या पनिशमेंट दिया हुआ है उसको बोलते हैं पीनल प्रोविजंस। तो उन सेक्शंस में जिसमें पनिशमेंट की बात होती है उसको हम पीनल प्रोविज़न बोलते हैं, या वो सेक्शन जो सिर्फ ऑफेंस को डिस्क्राइब करते हैं हम उसको डेफिनेशन बोलते हैं। तो किसी भी ऑफेंस के डेफिनेशन को या उसके पीनल प्रोविज़न को अगर जब हम पढ़ेंगे तो हमें अपने दिमाग में जो एक्सेप्शंस हैं वो भी ध्यान रखना है कि क्या क्या एक्सेप्शंस उन पर लागू होगा। हालांकि सेक्शन 6 ये भी बोल रहा है कि हर एक डेफिनेशन के साथ, हर एक पीनल प्रोविज़न के साथ वो एक्सेप्शन बार बार रिपीट नहीं किया गया है, क्योंकि देखो जाहिर सी बात है बार बार हम रिपीट करेंगे तो आईपीसी बहुत बड़ा हो जाएगा। बार बार हम जो है एक ही चीज़ को रिपीट करेंगे तो उसके लिए क्या किया, आईपीसी में एक अलग से चैप्टर बना दिया जिसको हमने बोला जनरल एक्सेप्शन। और जनरल एक्सेप्शन हर एक डेफिनेशन पर, हर एक ऑफेंस के डेफिनेशन पर और हर एक पीनल प्रोविज़न पर वो लागू होगा। तो सेक्शन 6 में कुछ 2 इलस्ट्रेशंस भी हमको दिए हुए हैं, मतलब कि हमको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश भी की गई है कि किस तरीके से हमें हर एक चीज़ को समझना है, हर एक ऑफेंस को की डेफिनेशन को पढ़ते हुए समझना है। जैसे कि जो पहला इलस्ट्रेशन ए है वो कहता है द सेक्शंस in this code, which contains definition of offences, do not express that a child under 7 years of age cannot commit such offences, but the definitions are to be understood subject to the general exception, which provides that nothing shall be an offence which is done by a child under 7 years of age. देखो मैंने क्या कहा आपको कि जितने भी ऑफेंसेस की डेफिनेशन है या जितने भी पीनल प्रोविजंस हैं, हर एक ऑफेंस के डेफिनेशन के साथ ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि कोई भी ऑफेंस अगर कोई 7 साल से कम का बच्चा अगर कर रहा है तो हम उसको ऑफेंस नहीं मानेंगे। लेकिन ये एक एक्सेप्शन हमने बनाकर डाल दिया है एक्सेप्शन के चैप्टर में। सेक्शन 82 अगर आप इस इंडियन पिनल कोड का पढ़ोगे तो सेक्शन 82 में साफ साफ एक जनरल एक्सेप्शन है कि कोई भी ऑफेंस जो 7 साल से कम का बच्चा करता है उसको हम जो है ऑफेंस नहीं मानेंगे। तो इसी तरीके से ये एक ऑफेंस है। अगर कोई 7 साल से ज़्यादा का बच्चा करता है तो हम उसको ऑफेंस मानेंगे, 7 साल से कम का कोई बच्चा करता है तो हम उसको ऑफेंस नहीं मानेंगे। इसी तरीके से दूसरा इलस्ट्रेशन भी हमको समझाने की कोशिश कर रहा है कि अ पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट एप्रीहेंड्स जेड who has committed murder. Here A is not guilty of offense of wrongful confinement, for he has bound by law to apprehend Jed, and therefore the case falls within the general exception
which provides that nothing is an offense which is done by a person who is bound by law to do it। देखो नॉर्मली क्या है कि अगर सपोज करो कि किसी आदमी को आप रॉन्गफुली कन्फाइन कर लेते हो, उसको घर में बंद कर लेते हो, तो ये एक ऑफेंस है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का। लेकिन अगर सपोज करो कि एक पुलिस ऑफिसर किसी दूसरे व्यक्ति को जिसने मर्डर किया हुआ है उसको ले जाकर कन्फाइन करता है, पुलिस चौकी में बंद कर देता है, तो ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं है, बिकॉज यहाँ पर लॉ द्वारा वो बाउंड है, पुलिस ऑफिसर लॉ द्वारा बाउंड है कि वो उस व्यक्ति को पकड़ के कन्फाइन करे, अदरवाइज़ वो भाग जाएगा या फिर दूसरा मर्डर भी कर सकता है। तो इसी तरीके से ये सेकंड जो इलस्ट्रेशन है वो भी यही कह रहा है, क्योंकि सेक्शन 76 में ये एक जनरल एक्सेप्शन है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो लॉ द्वारा बाध्य है किसी काम को करने के लिए, अगर वो कोई ऐसा काम करता है जिसको जनरली एक ऑफेंस मानते हैं, लेकिन अगर वो व्यक्ति लॉ द्वारा बाध्य है उस काम करने के लिए, तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को जिसने कोई ऑफेंस किया है, जिसने कोई मर्डर किया है सपोज करो, उसको जो है कन्फाइन करता है, तो उस कन्फाइनमेंट को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो एक जनरल एक्सेप्शन है। तो ये है बेसिकली सेक्शन 6। अब समझते हैं सेक्शन 7 क्या कहता है। सेक्शन 7 कहता है सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड, मतलब कि एवरी एक्सप्रेशन विच इज़ एक्सप्लेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड इज़ यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड इन कन्फॉर्मिटी विद द एक्सप्लेनेशंस। मतलब कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी चीज़ को इस कोड में कहीं एक बार एक्सप्लेन कर दिया गया है, तो जिस तरीके से वो एक्सप्लेन किया गया है उस एक्सप्रेशन को हर जगह जहाँ जहाँ भी वो यूज़ होगा उसको सेम उसी तरीके से समझेंगे जिस तरीके से एक जगह उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ये नहीं है कि यहाँ पर उसका कुछ और मतलब होगा, दूसरे पार्ट में कुछ और मतलब होगा, तीसरी जगह कुछ और मतलब होगा, चौथी जगह कुछ और मतलब होगा। नहीं, एक जगह अगर किसी भी चीज़ को कोई एक्सप्लेनेशन उसकी की गई है, उसको एक्सप्लेन किया गया है, तो जो एक्सप्लेन करके जो उसका मतलब बताया गया है, अगर वही चीज़ दूसरी जगह यूज़ हो रही है तो वहाँ पर भी उसका सेम मतलब होगा। ये बताता है सेक्शन 7 ऑफ इंडियन पीनल कोड। अब समझते हैं सेक्शन 8 क्या कहता है। सेक्शन 8 बात करता है जेंडर की। क्या कहता है? द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। मतलब कि सेक्शन 8 कह रहा है कि जो ही वर्ड है या ही का कोई डेरिवेटिव मतलब ही का डेरिवेटिव हिज हो सकता है, हिम हो सकता है, या कुछ और जो भी ही का डेरिवेटिव है, अगर ही कहीं यूज़ हुआ है तो वो जो है मेल के लिए भी यूज़, हम समझेंगे कि वो मेल के लिए भी यूज़ है या फीमेल के लिए भी यूज़ है। मतलब मेल और फीमेल दोनों के लिए ही वर्ड यूज़ किया गया है इंडियन पीनल कोड में। अब आगे समझते हैं सेक्शन 9 क्या कहता है। सेक्शन 9 बात करता है नंबर की। क्या कहता है ये? अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, वर्ड्स इम्पॉर्टिंग द सिंगुलर नंबर इंक्लूड द प्लूरल नंबर एंड वर्ड्स इम्पॉर्टिंग द प्लूरल नंबर इंक्लूड द सिंगुलर नंबर। सेक्शन 9 कह रहा है कि अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, देखो अगर स्थिति के अकॉर्डिंगली अगर कुछ चीज़ विपरीत नहीं लगती है तो ये समझा जाएगा कि अगर सिंगुलर वर्ड यूज़ किया हुआ है किसी चीज़ के लिए, सिंगुलर अगर नंबर किसी भी चीज़ के लिए अगर यूज़ किया गया है और वो प्लूरल है तो हम उसको प्लूरल ही कंसीडर करेंगे। या अगर सपोज करो प्लूरल वर्ड यूज़ किया गया है, प्लूरल नंबर यूज़ किया गया है किसी चीज़ के लिए, और लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ है, सिंगुलर कोई चीज़ है, तो हम सिंगुलर ही उसको समझेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो है चीज़ सपोज को नंबरिंग उसकी ज़्यादा है और बट उसको जो है एक ही सिंगुलर नंबर में यूज़ किया गया है, बोला गया है, तो हम उसको एक ही समझेंगे, ज़्यादा नहीं समझेंगे। तो हम ज़्यादा भी समझ सकते हैं या वाइस वर्सा, ऐसा हो सकता है। अब समझते हैं सेक्शन 10 क्या कहता है। सेक्शन 10 बात करता है मैन और वुमन की। क्या है आगे समझते हैं। द वर्ड मैन डिनोट्स अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज एंड वर्ड वुमन डिनोट्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। मतलब कि सेक्शन 10 ये कहना चाहता है कि जो मैन वर्ड है वो किसी भी ह्यूमन बीइंग को, जो मेल है उसको डिनोट करेगा मैन, और जो फीमेल है उसको डिनोट करेगा वुमन। कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, जो फीमेल है उसको वुमन बोलेंगे और जो मेल है उसको मैन बोलेंगे। एज कुछ भी हो सकता है, उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब समझते हैं सेक्शन 11 क्या कहता है। सेक्शन 11 बात करता है पर्सन की। पर्सन देखो बेसिकली क्या है, ये सभी जो सेक्शंस हैं ये वर्ड्स को डिफाइन करें। मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में ही बताया था कि
जो ये चैप्टर 2 है ये एक जनरल एक्सप्लेनेशंस का चैप्टर है, मतलब ये हर एक पर्टिकुलर टर्म को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। तो सेक्शन 11 बात कर रहा है पर्सन की। द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। मतलब कि अगर कहीं भी वर्ड पर्सन यूज है तो उस पर्सन का मतलब कंपनी भी हो सकता है, कोई एसोसिएशन भी हो सकता है, या बॉडी ऑफ पर्सन्स हो सकता है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। आगे समझते हैं। सेक्शन 12 बात करता है पब्लिक की। द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी। एक्चुअली में इसमें कुछ ज़्यादा समझने की चीज़ें नहीं हैं, आपको सिर्फ वर्ड का मतलब समझना है कि उस वर्ड को किस सेंस में यूज़ किया गया है। जो वर्ड पब्लिक है उस पब्लिक में वो इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी। सेक्शन 13 दैट टॉक्स अबाउट क्वीन बट इट हैज़ बीन रिपील्ड। ये जो है 1950 में क्वीन वर्ड को आईपीसी से रिपील कर दिया गया था। ये एक बार आरजीएस में पूछा गया था कि कौन से ईयर में जो है इसको रिपील किया था, तो ये याद रखना कि सेक्शन 13 में जो वर्ड क्वीन है उसको आईपीसी से 1950 में रिपील कर दिया गया था। अब सेक्शन 14 बात करता है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट की। द वर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट डिनोट्स एनी ऑफिसर और सर्वेंट कंटिन्यूड अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड इन इंडिया। मतलब जो सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट है, सरकार की अथॉरिटी में किसी भी व्यक्ति को जिसको अपॉइंट किया गया है या जो अपनी सर्विस कर रहा है या जिसको एम्प्लॉय किया गया है उसको हम सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट बोलेंगे। अब आगे बात करते हैं सेक्शन 15 की। सेक्शन 15 बात करता है ब्रिटिश इंडिया की। ब्रिटिश इंडिया 1937 में हमने जो इसको रिपील कर दिया था इस पर्टिकुलर आईपीसी से। सेक्शन 16 बात करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ड भी हमने 1937 में रिपील कर दिया था। सेक्शन 17 बात करता है गवर्नमेंट वर्ड की। अब गवर्नमेंट वर्ड क्या है ये समझते हैं। द वर्ड गवर्नमेंट डिनोट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट। मतलब कि स्टेट की गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर हम गवर्नमेंट वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। सेक्शन 18 बात करता है इंडिया वर्ड की, कि इंडिया का क्या मतलब है। तो इंडिया मीन्स अ टेरिटरी ऑफ इंडिया। पहले था एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहले की पूरे इंडिया की टेरिटरी को हम इंडिया बोलेंगे, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर की टेरिटरी को पहले इंक्लूड नहीं किया जाता था, बट अब जम्मू एंड कश्मीर भी इंडिया की टेरिटरी में आता है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि इंडिया, तो इंडिया मीन्स कि एवरी टेरिटरी थ्रू आउट विच इंडियाज़ टेरिटरी एक्सटेंड्स एंड विच ऑल्सो इंक्लूड जम्मू एंड कश्मीर। अब बात करते हैं सेक्शन 9 की। सेक्शन 9 देखो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। ये डिफाइन कर रहा है कि जज क्या है, हु इज़ जज। बेसिकली जज हम किसको बोलेंगे। द वर्ड जज डिनोट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज़ ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज बट ऑल्सो एवरी पर्सन। देखो क्या कह रहा है। द वर्ड जज डिनोट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज़ ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज बट ऑल्सो एवरी पर्सन। मतलब कि जिस व्यक्ति को जज अपॉइंट डेजिग्नेट किया है सिर्फ उसी ही आदमी को जज नहीं बोलेंगे, और भी लोग हैं जिनको हम जज बोलेंगे। कौन हैं वो लोग। हु इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग, सिविल हो या क्रिमिनल हो, अ डेफिनेटिव जजमेंट और अ जजमेंट विच इफ नॉट अपील्ड अगेंस्ट वुड बी डेफिनेटिव, और अ जजमेंट विच इफ कन्फर्म्ड बाय सम अदर अथॉरिटी वुड बी डेफिनेटिव। मतलब कि वह व्यक्ति जिसको लॉ ने अथॉरिटी दी है किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में, चाहे वो सिविल हो या चाहे क्रिमिनल हो, कि वो एक डेफिनेटिव जजमेंट दे, वो एक जजमेंट दे जो बाध्य है, उस व्यक्ति को भी हम जज बोलेंगे। देखो बेसिकली एक सिंपल सा मतलब ये हो गया कि सपोज करो कि एक व्यक्ति को तो गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट किया गया जी हाँ आप जज हो, तो हम उसको तो जज बोलेंगे ही बोलेंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही जज होगा, और भी व्यक्ति जज हो सकते हैं जिसको लॉ ने परमिशन दे रखी है, जिसको लॉ ने परमिट कर रखा हो कि वो एक जजमेंट पास कर सकता है, और वो जजमेंट बाध्य होगा। अगर उस जजमेंट को अपील में ले जाते हैं और अपील में वो कंफर्म हो जाता है तो वो बाध्य होगी। तो ऐसे भी व्यक्ति को जो जजमेंट दे सकता है उसको हम जज मानेंगे। और आगे की बात क्या कह रहा है। हु इज़ वन ऑफ अ बॉडी ऑफ पर्सन्स विच बॉडी ऑफ पर्सन्स इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव सच अ जजमेंट। अगर मान लो कि कोई बॉडी ऑफ पर्सन्स है, बॉडी ऑफ पर्सन्स का मतलब कहने का मतलब मेरा अभी पीछे भी वर्ड ही आया था बॉडी ऑफ पर्सन्स। बॉडी ऑफ पर्सन्स का मतलब कि 4-5 लोगों को मिलाकर एक बॉडी बनाई गई
बॉडी इन द सेंस कि द ग्रुप ऑफ पीपल, और उस वो भी अगर उनके पास भी अगर जजमेंट देने का पावर है, लॉ अगर उनको परमिट करता है, तो दे वुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ जज। तो जज आप समझ गए ना क्या है, सिर्फ वो व्यक्ति जिसको जज एज अ जज डेजिग्नेट किया गया है, सिर्फ उसको जज नहीं बोलेंगे, वो जज तो है ही, लेकिन अगर किसी दूसरे व्यक्ति को भी लॉ ने परमिशन दे रखी है कि दैट यू कैन गिव जजमेंट एंड द जजमेंट इज डेफिनेटिव जजमेंट विच कैन बी इन्फोर्स्ड, ही वुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ जज। कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, इलस्ट्रेशन समझ लेते हैं क्या है इलस्ट्रेशंस। अ कलेक्टर एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन इन अ सूट अंडर एक्ट ऑफ 1859 इज अ जज। देखो एक कलेक्टर है, सपोज करो वो अपना जुरिस्डिक्शन किसी सूट में अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रहा है और उसमें वो जजमेंट दे रहा है, और वो जुरिस्डिक्शन किस में एक्सरसाइज कर रहा है, एक कोई एक्ट है, एक्ट 10 ऑफ 1859, तो अगर उसमें वो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रहा है और उसमें जजमेंट पास कर रहा है तो उसको हम जज बोलेंगे। एक बी, इलस्ट्रेशन बी कहता है कि अ मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ charge on which he has power to sentence to fine or imprisonment with or without appeal is a judge। मतलब कि एक मजिस्ट्रेट जिसके पास जो एक ऐसे चार्ज पर अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज कर रहा है जिसमें उसके पास पावर है कि वो सेंटेंस कर सके या इम्प्रिजनमेंट कर सके या फाइन कर सके किसी व्यक्ति पर, और विद और विदाउट अपील, तो उसको भी हम जज मानेंगे। इलस्ट्रेशन सी कह रहा है कि अ मेंबर ऑफ पंचायत which has power under regulation 7 of 1816 of the Madras Code to try and determine suit is a judge। मतलब कि पंचायत का भी मेंबर जिसके पास रेगुलेशन 7 1816 में पावर है कि किसी भी वो सूट को डिटरमाइन कर सके, ट्राई कर सके, हम उसको भी जज मानेंगे। देखो पंचायत के मेंबर को तो एज अ जज तो डेजिग्नेट नहीं किया गया है, लेकिन उसके पास पावर है रेगुलेशन 7 1816 में कि वो किसी भी सूट को ट्राई कर सके और डिटरमाइन कर सके और जजमेंट दे सके, तो हम उसको भी जज मानेंगे। इलस्ट्रेशन डी कह रहा है कि अ मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चार्ज ऑन विच ही हैज़ पावर ओनली टू कमिट फॉर अ ट्रायल टू अनदर कोर्ट इज़ नॉट अ जज। देखो एक मजिस्ट्रेट जिसको एज अ जज डेजिग्नेट किया गया है, लेकिन अगर वो किसी भी केस को सिर्फ कमिट कर सकता है कि वो दूसरे कोर्ट में कमिट करे। कमिट करने का मतलब होता है, देखो बेसिकली एक लीगल वर्ड है, हम बाद में इसके मतलब को समझेंगे, लेकिन अभी थोड़ा छोटा सा इसका मतलब समझ लो। कमिट करने का मतलब होता है कि एक छोटी कोर्ट दूसरी जो बड़ी कोर्ट को कोई केस ट्रांसफ़र करती है तो हम उसको बोलते हैं कमिट करना। तो एक मजिस्ट्रेट जब किसी केस को दूसरी कोर्ट में कमिट कर देगी और उसमें जजमेंट उसको पास देने का राइट नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो जज नहीं है। जज कौन सा होगा फिर? जज होगा वो केस जहाँ पर केस का ट्रायल होगा, केस और उसमें जजमेंट पास होगा। तो एनी पर्सन हु हैज़ राइट बाय लॉ to give a definitive judgment which can be enforced by the law should be considered as a judge। ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति जो सिर्फ डेजिग्नेटेड है एज अ जज वही जज होगा, और भी कोई दूसरा व्यक्ति जो लॉ द्वारा अथोराइज है, परमिटेड है जजमेंट पास करने के लिए, हम उसको भी जज बोलेंगे। ये बात करता है सेक्शन 19। तो सेक्शन 19 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक बहुत ही प्रॉपर वर्ड को डिफाइन कर रहा है कि जज क्या होता है बेसिकली। अब चलिए समझते हैं सेक्शन 20 क्या कहता है। सेक्शन 20 बात करता है कोर्ट ऑफ जस्टिस की। वो कोर्ट ऑफ जस्टिस को डिफाइन करता है। क्या कहता है? द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट अ जज who is empowered by law to act judicially alone, or a body of judges which is empowered by law to act judicially as a body when such judge or a body of judges is acting judicially। देखो कोर्ट ऑफ जस्टिस का मतलब क्या हुआ? कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट कर रहा है एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे जज को या एक ऐसे बॉडी ऑफ जजेस को जिसके पास पावर है कि वो जुडिशियली काम कर सके। मतलब कि दे आर गिवन द पावर टू एक्ट जुडिशियली। टू एक्ट जुडिशियली का मतलब क्या हुआ? टू पास जजमेंट, एक्चुअली टू कंसिडर द फैक्ट्स, टू अप्लाई द लॉ एंड पास अ जजमेंट। किसी जज का काम क्या होता है? जज का काम होता है कि जो भी उसके पास फैक्ट्स आते हैं उनको वो कंसीडर करता है, उस पर वो लॉ अप्लाई करता है और फिर उसमें जजमेंट पास करता है। तो यही बोल रहा है सेक्शन 20 कि एनी जज और एनी बॉडी ऑफ जजेस, जरूरी नहीं है कि एक कोर्ट ऑफ जस्टिस में सिर्फ एक ही जज होगा, बहुत सारे जजेस हो सकते हैं। जैसे आप आगे पढ़ोगे सिंगल बेंच, डबल बेंच,
कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बहुत सारी बेंचेस होती हैं जिसमें बहुत सारे जजेस होते हैं, एक ही जज नहीं होता है। तो कोर्ट ऑफ जस्टिस इंक्लूड्स अ सिंगल जज ऑल्सो, कोर्ट ऑफ जस्टिस इंक्लूड्स मल्टीपल जजेस ऑल्सो, जिसको बोलते हैं बॉडी ऑफ जजेस। तो कोर्ट ऑफ जस्टिस मीन्स और डिनोट्स जज हु इज empowered by law to act judicially. To act judicially means to pass judgment in the case. तो हम ऐसे जज को या ऐसे बॉडी ऑफ जजेस को हम कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलते हैं। एक इलस्ट्रेशन भी है इसमें, इलस्ट्रेशन समझते हैं क्या कहता है। अ पंचायत एक्टिंग अंडर रेगुलेशन 7 of 1816 of the Madras Code having power to try and determine suits is a court of justice। मतलब देखो एक पंचायत जिसमें बहुत सारे पंच होते हैं पंचायत में, वो एक पंचायत जो रेगुलेशन 7 1816 मद्रास कोड में उसके पास पावर है कि वो किसी भी सूट को डिटरमाइन कर सके, हम उसको कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलेंगे। बिकॉज उसमें जो है बहुत सारे जजेस हैं और बहुत सारे पंचायत के लोग हैं और वो किसी भी केस को ट्राई कर सकते हैं और डिटरमाइन कर सकते हैं और उसमें जजमेंट पास कर सकते हैं। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सेक्शन 20 तक ही समझेंगे और फिर आगे की नेक्स्ट वीडियो हम समझेंगे आगे के सेक्शंस को। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।